हाय गाइस, प्लीज कंफर्म कि मेरी आवाज सबको ठीक आ रही है नहीं। गाइस प्लीज कंफर्म, एम आई ऑडिबल टू ऑल? Yes, sir. ठीक है गाइस, चलो एक काम करते हैं, हम अपनी एग्जामिनर रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं। ACCA F8 एग्जामिनर रिपोर्ट। जो आज की क्लास हमारी होने वाली है, मैंने एग्जामिनर रिपोर्ट डिस्कस करनी है और बाकी आगे के लिए कुछ चीजें शॉर्टकट में तुम्हें बताऊंगा कि एग्जाम तक अब टाइम कम रह गया तो क्या प्लानिंग करनी है। बट पहले मैंने तुमसे रिपोर्ट डिस्कस करनी है, बिकॉज इस रिपोर्ट में हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पढ़ेंगे। बेसिकली कि एग्जाम में कैसे परफॉर्म करना है, क्या एसीसी एक्सपेक्ट करता है, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे इन डेप्थ। Just give me a small second and download it. Just give me 1 second, guys. PDF download नहीं हो रही है। This is download PDF. पहले डाउनलोड होती थी, इसमें डाउनलोड लिखा तो हुआ है बट आई एम नॉट एबल टू डाउनलोड। आई थिंक इन्होंने ना अब इस पे एक पेज ही बना दिया है। इट्स नॉट PDF, दे हैव कन्वर्टेड इनटू अ पेज। सर आपने व्हाट्सएप पे पीडीएफ सेंड कर रखी है इसकी, तो आप वहीं से खोल लो। बट हम वहां से करेंगे। रुको, डाउनलोड अब हो जाएगा, रुको। सो बेसिकली मेरा पर्पस ये था, क्योंकि मैं यहाँ पे साथ साथ लिख लेता हूँ, तो इसमें रिपोर्ट आया तो सारी ठीक है। सो गाइस, अब जो ये हमारी एग्जामिनर रिपोर्ट है ऑडिट की, देखो, जो नॉर्मली तुम सब FR कर चुके हो, FR की जो हमारी एग्जामिनर रिपोर्ट थी उसमें बेसिकली क्वेश्चंस थे कि कौन कौन से क्वेश्चन बच्चों ने गलत करे, जिसपे हमें ज्यादा फोकस करना था। ऑडिट में हमारा फोकस जो गलत क्वेश्चन है उसके साथ साथ फोकस इस पे है कि ACCA ने पिछले अटेम्प्ट में जो बड़े क्वेश्चन आए थे, दूसरे क्वेश्चन आए थे, वहां से क्या क्या एक्सपेक्टेशन उन्होंने करी थी। तो तुमने बेसिकली सारे प्रोसीजर्स पढ़ लिए, आई बिलीव सबने रिस्क अच्छे से पढ़ लिए, कंट्रोल अच्छे से पढ़ लिया, और सब फैंसी प्रोसीजर अच्छे से पढ़ लिए। अब जो सेक्शन बी के क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस में तुम्हें लिखना कैसे है, वो चीज तुम्हारे को इस एग्जामिनर रिपोर्ट से बहुत अच्छे से पता चलता है। तुम्हें समझ आएगा कि कहाँ क्यों गलती होती है, ACCA F8 में क्यों बच्चों के मार्क्स करते हैं, वो सारी चीज तुम्हें यहाँ से क्लियर हो जाएगी, जिसपे तुम अगले आने वाली प्रैक्टिस क्वेश्चंस में गलतियां नहीं करोगे। देखो, तो इसमें जो हमारा सबसे पहला वाला पार्ट होता है वो होता है, इन्होंने दिया हुआ है एक केस हमारा, दिस इज वन केस। दो हमारे 3 केस स्टडीज आती है 5-5 मार्क की, इन्होंने एक केस स्टडी दी है जिसपे मैक्सिमम बच्चों के आंसर्स गलत हुए। तो ये वो एक केस स्टडी है। तो इस केस स्टडी में एक बार हम फटाफट से इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद फिर हम इसमें इसके क्वेश्चंस विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ दिस केस स्टडी। चलो, केस स्टडी क्या है हमारी, फटाफट से पढ़ते हैं। ऑन 1 जुलाई 2005, it's the 1 July 2005 or 15, whatever you can say you want. You are an audit supervisor of Ganmedi
Ganymede and Company working for an audit of Jovian Company. The audit for the year ended 31st March 2015 is at the completion stage, and the auditor's report is being signed, due to sign next week. कि next week audit report sign होने वाली है. Draft profit before tax is इतना हमें profit दिया हुआ है. During the audit, the following misstatement was discovered and recorded in the schedule of uncorrected misstatement. कि ये सारी वो स्टेटमेंट है जो अनकरेक्टेड है. परचेज के बारे में बताया हुआ है कि परचेज हमने डेबिट करे हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, यानी इसको एक्सपेंस दिखाया है, और यहाँ पे इसको क्रेडिट करें तो सिंपल में भी परचेज की एंट्री स्किप कर दी होगी. अलाउंस फॉर रिसीवेबल यहाँ पे डेबिट हुए हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्रेडिट हुए हैं, डेप्रिसिएशन यहाँ पे क्रेडिट हुई है यानी इनकम दिखाई है, और यहाँ डेबिट हुई. इसके बारे में अभी हमने कोई अजम्पशन नहीं लगानी. लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट एंड उसके बाद वी विल थिंक. अभी हम कुछ नहीं सोचेंगे कि ऐसा क्यों हो सकता है, क्या है, क्यों करा होगा, क्यों. पढ़ो पहले पूरा क्वेश्चन. Errors were found while testing the statistical sample of purchase invoice. हमने statistical sampling करी थी purchase invoice की. When extrapolation, this result is a total estimate of misstatement of this. कि हमने जब sample निकाल के हमने एक rough calculation करी, उस calculation के according हमने बताया कि misstatement हमारा 18400 का है. कि हमने sample निकाल के extrapolate करना कि हमने जैसे 10 के बेस पे जब sample बनाया था, जैसे मान लो हमारे total 100 purchases हैं, हमने 10 का सैंपल लिया था, 10 के बेस पे 1840 का हमारा फर्क आया था. 10 के केस में 1840 का आया था, तो ऑफ कोर्स 100 के केस में कितना हो जाएगा, इंटू 10, 18400. ये चीज इन्होंने यहाँ पे करी है. Audit procedures over the recoverability of receivables indicate that an additional allowance for receivable for 12400 is required. A calculation error has resulted in depreciation for the year being overstated by this. इन्होंने हमें वैसे ही एक्सप्लेन कर दिया कि ये तीनों फिगर्स कहां से आई हैं, इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया. आगे, the finance director has refused to adjust the misstatements in 2015 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. कि फाइनेंशियल डायरेक्टर ने मना कर दिया कि हम इसको एडजस्ट नहीं करेंगे. अभी अगेन कुछ नहीं सोचना, हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना दिमाग लगाना शुरू करेंगे. Analytical procedures. All of the ratios calculated when performing final analytical procedures are consistent with the result of audit work performed. Analytical procedures क्या होती हैं, मुझे बताओ सारे. What is analytical procedures? इसमें क्या करते हैं हम, रेशियो कैलकुलेट करते हैं, रेशियो कैलकुलेट करते हैं इस साल की और पिछले और साल की लास्ट रेशियो से हम इसको कंपेयर करते हैं. कंपेयर करते. परफेक्ट, इन दोनों को कंपेयर करते हैं. दैट इज एनालिटिकल प्रोसीजर. सो एनालिटिकल प्रोसीजर आर कंसिस्टेंट विद द रिजल्ट ऑफ ऑडिट बुक परफॉर्म, एक्सेप्ट फॉर करंट रेशियो which was increased from 1.3 at March to 1.8 at March 2015. कि पिछले साल रेशियो 1.33, इस साल 1.8 होगी, तो एक काफी बढ़ गई रेशियो. Legal claim. While undertaking the audit completion work, it was discovered that a customer has taken legal action against Jovian Company. The customer claims that during 2015, Jovian supplied defective material and is claiming $1 lakh from the company. कि उसने केस करा है और वो 1 लाख compensation कंपनी से मांग रहा है. Jovian's director have included a detailed note in the financial statement explaining the issue and amount involved. Jovian कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपर डिटेल नोट दिया हुआ है रिगार्डिंग दिस 1 लाख. The claim is not due to be settled by court until after the audit report had been signed. कि जब तक रिपोर्ट साइन नहीं होती तब तक ये केस सेटल नहीं होगा, उसमें टाइम लगेगा. और इसके बारे में इन्होंने पूरा डिस्क्लोजर नोट दिया हुआ है. ये हमारा बना एक केस. अब हम पढ़ते हैं आगे. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो और तुम सब मुझे बताओ कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होना चाहिए. Which of the following procedures must be undertaken as a part of overall review of the financial statements of Jovian Company?
गाइस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे प्राइवेट मैसेज मत भेजना। एक मेन चैट में मैसेज भेज दो। इफ यू सेंड प्राइवेट चैट ना मैसेज ना तो मेरे को सबके बार बार चेक करने पड़ेंगे। वन आंसर मुझे आ चुका है सी। गाइस जल्दी से आंसर दो। ओके वन आंसर मेरे पास आया ए। ओके वन आंसर मेरे पास आया बी। ओके सी बी सी। गाइस जस्ट गिव मी वन स्मॉल सेकंड। मिनट क्यों नहीं चल रहा। चलो सो मेरे पास जो आंसर्स आए हैं दो बच्चों ने बी आंसर दिया है एक ने ए एंड बाकी स्टूडेंट्स ने सी। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट शुड बी सी। सी होगा इसका सही आंसर। देखो हमें बोला गया है हमें प्रोसीजर्स करने हैं एज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू कर रहे हैं। तो पहला हमारा है परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल ऑफ जोवियन प्रोसीजर्स फॉर आइडेंटिफाइंग सब्सिक्वेंट इवेंट। ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल हमारा ओवरऑल रिव्यू एट द एंड के लिए नहीं होता। ओवरऑल रिव्यू मतलब कि हमने ऑडिट कर लिया बस एक ओवरऑल रिव्यू कर रहे हैं सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो ओवरऑल रिव्यू में हम प्रोसीजर्स चेक नहीं करते। प्रोसीजर्स हमारे पहले चेक होते। परफॉर्म्ड डिटेल्ड रिव्यू ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर्स टू एंश्योर ऑडिट वर्क हैज बीन प्रॉपरली परफॉर्म। हम ऑडिट वर्किंग पेपर्स को थोड़ी चेक करेंगे। हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है हमें अपने ऑडिट की क्वालिटी नहीं चेक करनी। हमें चेक करने हैं रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि नहीं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग चीज चेक करेंगे। Reassess materiality to confirm it remain appropriate in concept of Jovian financial statement। कि हम जो मेटीरियलिटी है उसको रीअसेस करेंगे कि जो ये इश्यूज वगैरह हुए हैं उसमें से कितने मटेरियल है कितने मटेरियल नहीं है ये चीज हम चेक करेंगे। तो थर्ड हमारा आंसर बनता है। फोर्थ किसी बच्चे ने आंसर नहीं दिया। परफेक्ट फोर्थ इज नॉट द राइट आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज सी। द अदर ऑप्शन वुड बी परफॉर्म्ड एट कंप्लीशन स्टेज ऑफ ऑडिट बट नॉट एज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि जब ओवरऑल ऊपर से रिव्यू करेंगे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तब हम ये वाली चीजें डिटेल में चेक नहीं करेंगे। ओवरऑल ऊपर से रिव्यू कर रहे हैं क्या ये देख लो कि कहीं मटेरियलिटी का इशू तो नहीं है कि मटेरियल में स्टेटमेंट हो रही है कि नहीं हो रही। डिफरेंसेस हमें मिल गए सब कुछ मिल गया। अभी मटेरियल है कि नहीं बस ये चेक करना है। सो दैट्स वाई सी इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 मुझे इसका आंसर दो एक बार। ओके
मेरे पास एक आंसर आया है ट्रू ट्रू ट्रू, ऑल ट्रू ऑल ट्रू ऑल ट्रू ऑल ट्रू। तो मैं एक चीज मैं बता दूं गाइस, ये वो वाले क्वेश्चंस थे जो मैक्सिमम बच्चों ने गलत करे हैं। ओके ट्रू, एक स्टूडेंट का है फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू। ऑल शुड बी ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू। ओके सो देखो गाइस, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे को थर्ड स्टेटमेंट सबने ट्रू बोली है, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। परफेक्ट। फर्स्ट की अब हम बात करते हैं। द ऑडिटर मस्ट कम्युनिकेट विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस ऑफ जोवियन कंपनी द अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट एंड द इफेक्ट दे विल हैव ऑन ऑडिट ओपिनियन। यस, ये तो हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ये तो क्वेश्चन आई थिंक लास्ट क्लास में या ग्रुप में भी मेरे से किसी बच्चे ने पूछा था कि जब भी हमारा कोई ऐसी मिसस्टेटमेंट होती है तो ईयर एंड पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट हमें दोज चार्ज विद गवर्नेंस को बतानी पड़ती है ईयर एंड के टाइम पे, ऑडिट फाइनलाइजेशन के टाइम पे, कि देखो ये मिसस्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आई है। यस वी हैव टू कम्युनिकेट दिस, सो आंसर शुड बी ट्रू। The auditor must accumulate all misstatements identified during audit except those who are clearly trivial। मतलब हमें जितनी भी मिसस्टेटमेंट्स हैं उनको इकट्ठा करना पड़ेगा, अनलेस कोई ऐसी जो बहुत छोटी है जिसको इकट्ठा भी करेंगे, बहुत सारी इकट्ठी कर लेंगे तब भी फर्क नहीं पड़ता। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि हमें परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी चेक करनी होती है ना, कि सारी चीजें जो मटेरियल है हम उनको इकट्ठा करते हैं, देखते हैं कि पूरा ग्रुप कितना इंपैक्ट पड़ेगा इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो यस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। तो ऑल स्टेटमेंट हेयर शुड बी ट्रू, तीनों का आंसर यहाँ पे ट्रू होगा। बट इट्स गुड कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गिव द करेक्ट आंसर। ये देखो तीनों स्टेटमेंट्स ट्रू है यहाँ पे हमारी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। एक बार एक काम करो, पहले ये देख लो तुम क्वेश्चन में से कि कौन सा हमारा मटेरियल है कौन सा नहीं। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, तुम्हारे को यहाँ पे बताया हुआ है प्रॉफिट, ये तुम्हारी 3 फिगर्स हैं। फटाफट से देख लो, खुद देख लो फिर आंसर देना कि कौन सा मटेरियल है कौन सा मटेरियल नहीं। ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, मिस स्टेटमेंट नंबर 1, मिस स्टेटमेंट नंबर 2, मिस स्टेटमेंट नंबर 3। तीनों देख लो, तीनों देखने के बाद तुम देखोगे कौन सा मटेरियल है कौन सा नहीं, फिर हम वो क्वेश्चन करते हैं। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, फटाफट से देख लो इसे। ओके एक आंसर मेरे पास आया अनंत का 2 और 3। ओके सो 2 और 3 मटेरियल, चलो कोई बात नहीं, वो ठीक तुमने बताया कि 1 इज नॉट मटेरियल, 2 और 3 आर मटेरियल। अब फटाफट से मुझे इसका आंसर दो सारे। क्वेश्चन नंबर 3, रीड दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली, आई विल जूम इट, रीड इट एंड गिव मी योर आंसर। ठीक है, सभी ने मोस्टली सही आंसर दिए। देखो इन्होंने यहाँ पे तुम्हें एक ट्यूटोरियल नोट भी दिया हुआ है, ये ध्यान से देखना सारे समझने के लिए। कैंडिडेट शुड नॉट अज्यूम दैट ऑल द आंसर विल बी मिक्स ऑफ ट्रू एंड फॉल्स इन ऑल द क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप। कि जरूरी नहीं है कि सारे ही आंसर्स ट्रू फॉल्स में कोई ना कोई एक फॉल्स होगा। सारे ट्रू भी हो सकते हैं, सारे फॉल्स भी हो सकते हैं। वैसे तुमने बहुत सारे एग्जाम के क्वेश्चन ऐसे करे हैं, बट ये याद रखना कि ये माइंड में ऐसा ना है कि अगर 2 ट्रू है तो एक फॉल्स होना चाहिए, लग रहा है कि करो चलो फॉल्स हो सकता है, ऐसा नहीं। तीनों ट्रू तीनों फॉल्स भी हो सकते हैं। ओके आई गॉट 2 आंसर्स, 3 4, अच्छा आई गॉट 4 आंसर्स, सी 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 सी, 5 आंसर सी, 6 आंसर सी। सबने सी आंसर दिया, आई एम वेरी वेरी हैप्पी, द करेक्ट आंसर इज सी गाइस। परफेक्ट, सी आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से करो ये।
यहाँ पे ना एक टर्म है, मैं तुम्हें बताता हूँ, अलाउंस फॉर इन्वेंट्री है ना, यू कैन यूज दिस इन्वेंट्री एज रिसीवेबल. Allowance for inventory and allowance for receivable is one and the same thing. So you can use it as allowance for receivable. Maybe इन्होंने टाइपिंग में मिस्टेक करी है. Okay, एक आंसर आया not valid, then valid, not valid, and valid. Not valid and valid. Not valid and valid. Not valid and valid. One doubtful and second is not valid. Second is valid. First not valid, second not valid. Okay. क्वेश्चन क्या है, हमें बताना है हमारी जो करंट रेशो थी बड़ी थी. करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी. जो हमारी नेक्स्ट ईयर बेसिकली ये रेशो इंक्रीज हुई है. हमें बताना है, इंडिकेट बाय क्लिकिंग द रेलेवेंट बॉक्सेस इन द टेबल बिलो whether each of the following suggestions provide valid or not valid explanation for an increase in current ratio. कि किस चीज की वजह से हमारी रेशो बड़ी हो सकती है, ये हमें बताना है. तो यहाँ पे पहला है अलाउंस फॉर रिसीवेबल हैज इंक्रीज. जब अलाउंस फॉर रिसीवेबल बढ़ता है तो अल्टीमेटली हमारे रिसीवेबल्स कम होते हैं. जो नेट रिसीवेबल्स हमारे होते हैं उनका फॉर्मूला होता है रिसीवेबल्स माइनस अलाउंस. तो अगर अलाउंस फॉर रिसीवेबल बढ़ गया मतलब हमारे रिसीवेबल्स हो गए कम, और रिसीवेबल कम होने की वजह से हमारी रेशो कम होगी क्योंकि करंट एसेट्स कम हो रहे हैं. सो दिस इज नॉट वैलिड. सेकंड का आंसर सबने वैलिड दिया है. अच्छा, एक बच्चे नॉट वैलिड दिया है. दी ओवरड्राफ्ट बैलेंस मतलब करंट लायबिलिटी सिग्निफिकेंटली डिक्रीज ड्यूरिंग द ईयर. कि हमारा जो करंट लायबिलिटी थी वो कम हो गई, करंट एसेट हमारे उतने हैं, करंट लायबिलिटी कम हो गई, तो हमारी रेशियो इंक्रीज हो सकती है. दैट्स व्हाई सेकंड पॉइंट इज वैलिड. आई एम हैप्पी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेव राइट आंसर गाइस. वो एक आधे बच्चे का डाउट था बट काफी बच्चों ने सही आंसर दिए थे. यस आनंद. सर फॉर सेकंड स्टेटमेंट मेरे को अपनी रीजनिंग मेरे को पता था वैलिड है, बट मेरी एक बार आप रीजनिंग सुन लो कि सही है कौन कि से नहीं. वाला? जो सेकंड स्टेटमेंट है ठीक है. सर, इसमें पहले लिखा है ओवरड्राफ्ट बैलेंस सिग्निफिकेंटली डिक्रीज्ड. इसका मतलब करंट लायबिलिटी कम होगी. एंड ऑल्सो अगर हम लोन पे कर रहे हैं या लायबिलिटी पे कर रहे हैं तो करंट एसेट भी डिक्रीज होना चाहिए क्योंकि कैश कम हो रहा है. और फिर हम लॉन्ग टर्म लोन ले रहे हैं जिससे हमारा कैश वापस बढ़ जाएगा और करंट लायबिलिटी कम ही रहेगी, तो दैट इज़ व्हाई इट विल इंक्रीज. ओके, इट्स गुड दैट यू थॉट दैट लॉन्ग, बट इसमें बहुत सारी assumptions तुमने ली हैं कि जो लॉन्ग टर्म लोन लिया है ये किस चीज के लिए लिया. हो सकता है इट इज फॉर परचेज ऑफ एसेट. लॉन्ग टर्म लोन हो सकता है इट इज फॉर परचेज ऑफ एसेट. तो अजम्पशन तुम्हारी जो है वो हम assumptions के बेस पे, इतनी assumptions के बेस पे नहीं कर सकते. क्लियर कट इसमें हमें क्लियर कट आंसर देना है कि अगर ओवरड्राफ्ट हमारा बैलेंस कम हुआ है दैट मींस लायबिलिटी हमारी कम हो, करंट एसेट हमारी होती है. अब लायबिलिटी पे करेंगे तो हो सकता है इन्वेंट्री, जरूरी नहीं है कि कैश कम हो गया, कैश तो और भी जगहों से बढ़ सकता है. इट्स नॉट दैट कि जस्ट इस लायबिलिटी को ही पे करे. इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन जो हमने करी है ड्यूरिंग द ईयर कि ये सर करने बट से क्या होगा. सर बट लोन तो हमेशा लाइक कैश और इसमें लेते हैं ना. नहीं नहीं, देखो मैं तुम्हें बात बताता हूँ. अगर लिखा होता ना कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस इज पेड, ध्यान से सुनना, अगर लिखा होता ना ओवरड्राफ्ट बैलेंस इज पेड, तब हम यहां से दोनों फिगर माइनस करते हैं कि करंट लायबिलिटी भी कम हो रही है, करंट एसेट भी कम हो रहा है सेम अमाउंट से. देन योर एक्सप्लेनेशन कुड हैव बीन राइट. बट यहां पे क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा कि कोई ट्रांजैक्शन हुई है, वो ये कह रहा है ओवरऑल बैलेंस. मतलब जो ओवरऑल बैलेंस है उसमें करंट लायबिलिटी में जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस था वो काफी कम रह गया अगले साल में, क्योंकि इन्होंने उसको रीपे कर दिया था और लॉन्ग टर्म लोन ले लिया था. तो इसका मतलब ये नहीं है कि करंट एसेट में कोई इंपैक्ट आएगा. इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन. हम वो जैसे हम 12th में करते थे या नॉर्मली आई थिंक एफआर में भी हमने करा था,
एफए में भी करा था कि हमें एक सिचुएशन दी होती थी कि बताओ इस चीज से रेशो पे क्या इंपैक्ट आएगा, तब तुम ये कह सकते थे कि हमारी सेम फिगर यहां से भी माइनस होगी, सेम फिगर यहां से भी माइनस होगी। लेकिन यहां पे हमें ये नहीं बोला हो कि एक ट्रांजैक्शन हुई, यहां बोला गया है कि इस साल जो बैलेंसेस थे उसमें ओवरड्राफ्ट का बैलेंस काफी ज्यादा लो था, इसीलिए इनकी करंट लायबिलिटी कम हो गई थी। ओके समझ आया सर। ना? समझ आ गया सर। चलो, गुड, दिस इज राइट, फर्स्ट इज नॉट वैलिड, सेकंड इज वैलिड। चलो क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन, ये ध्यान से पढ़ो और मुझे इसका आंसर दो। ये बेसिकली ड्रैग एंड ड्रॉप वाला है, मैं थोड़ा छोटा करता हूं। दिस इज ड्रैग एंड ड्रॉप, कि हमें टाइप ऑफ ओपिनियन हमें ये तीनों दी हुई है, डिस्क्लोजर्स हमें ये तीनों दी हुई है, इसमें से एक यहां जाएगा और एक यहां जाएगा, करके मुझे बताओ कि टाइप ऑफ ओपिनियन, पहले मुझे बताओ सारे टाइप ऑफ ओपिनियन कौन सी आएगी। क्वेश्चन ऊपर से पढ़ना शुरू करना, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा है कि कंपनी ने मना कर दिया था मिसस्टेटमेंट को बुक्स में एडजस्ट करने से, लेकिन एक बार क्वेश्चन पढ़ो पहले पूरा। रत्नेश, पानी दे दे यार। सर टॉप की लाइन दिख नहीं रही है, थोड़ा सा और जूम आउट करोगे? अच्छा, एक सेकंड। अब ठीक है? यस। चल, मुझे एक छोटी सी कॉल है गाइस, तुम करो, मैं कॉल अटेंड कर लूं। आई एम ऑन म्यूट। अच्छा, मैं, आई एम म्यूट है। अच्छा, अनमॉडिफाइड अदर मैटर पैराग्राफ, अनमॉडिफाइड अनमॉडिफाइड अब इसका बताओ गाइस, डिस्क्लोजर का भी सारे अनमॉडिफाइड अदर मैटर पैराग्राफ, अनमॉडिफाइड अदर मैटर, अनमॉडिफाइड नो रिलेटेड डिस्क्लोजर, नो रिलेटेड डिस्क्लोजर। ओके, चलो मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है अनमॉडिफाइड ओपिनियन। क्यों? क्योंकि सारे इश्यूज जो थे वो कंपनी ने वो रिजॉल्व हो चुके हैं, और जो जो चीज लिखनी थी कंपनी ने सब कुछ डिस्क्लोज ऑलरेडी कर दिया है। All issues identified in this schedule of uncorrected misstatement have now been resolved. The audit evidence obtained confirm that it is possible but not probable that legal claim will be successful. मतलब पॉसिबल है, प्रोबेबल नहीं है, कि हमें प्रोविजन नहीं बनाना, सिर्फ कंटिजेंट लायबिलिटी दिखाना है। द लीगल क्लेम इज नॉट फंडामेंटल टू यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड वो यूजर के अंडरस्टैंडिंग के लिए फंडामेंटल भी नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मे बी इट्स नॉट अ वेरी बिग अमाउंट जिससे कुछ इंपैक्ट पड़ेगा बुक्स में। तो लीगल क्लेम इज नॉट फंडामेंटल टू दी यूजर्स, कि अगर ये लिखो ना लिखो यूजर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लिख दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमने नई चीज पढ़ी थी कि हम हमेशा रेलिवेंट चीजें फॉलो करते हैं, रेलिवेंस एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, कि रेलिवेंट चीजें दिखानी है, हर चीज नहीं दिखानी। तो यहाँ पे जब हम ऑडिटर रिपोर्ट बनाते हैं उसमें भी हमें इस लीगल क्लेम को दिखाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि क्लियरली हमें बताया गया इट इज नॉट फंडामेंटल टू द यूजर्स। ऐसा नहीं है कि हर चीज हमें अपनी रिपोर्ट में लिख के देनी है, विच इज नॉट एट ऑल फंडामेंटल। ऑडिटर बोलेगा, शेयर होल्डर बोलेंगे, भाई तुम्हें हमने पॉइंट किया था, ये लिख के क्यों दिया जब तुम्हें बताया था कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑडिट रिपोर्ट में क्यों लिख के दे रहे हो, ये क्या बड़ी बात है? बुक्स में नहीं बनाया ना, बुक्स में आएगा नहीं ना अमाउंट ये, क्योंकि पॉसिबल है कंटीजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोजर नोट में, और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे पहला आ जाएगा अनमोडिफाइड, एंड डिस्क्लोजर में हमारा आएगा नो रिलेटेड डिस्क्लोजर। अदर मैटर पैराग्राफ में वो चीजें आती हैं जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट करती हैं, विच आर इंपॉर्टेंट
फॉर फंडामेंटल यूजर्स टू नो। यहां पे जब ऑलरेडी सब कुछ रिजॉल्व हो चुका है, जब सारी चीजें रिजॉल्व हो चुकी हैं, तो हम उनको क्यों बताएं कि ये चीज है। सारी चीजें जो गलती की थी, मिसस्टेटमेंट थी, वो सारी रिजॉल्व होगी। और फ्रॉड तो नहीं हुआ ना कोई बुक्स में, इट्स नॉट अ फ्रॉड, इट इज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रांजैक्शंस में कुछ एरर थे, वो उन्होंने ठीक कर दिए। अब ये थोड़ी हम बताएंगे कि तुम्हारे कंपनी ने गलती कर दी उसको ठीक कर रहे हैं। तो दैट्स वाई इट इज नो रिलेटेड डिस्क्लोजर, क्योंकि बुक्स ऑलरेडी चेंज हो चुकी है और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हमारा अदर मैटर पैराग्राफ में नहीं आएगा। इट्स गोइंग टू बी नो related disclosure, so the opinion will be unmodified and no related disclosure. Although the matter is material, it has been correctly disclosed in the financial statement. As it is not fundamental to user understanding, no additional disclosure should be made in the auditor report. The opinion will be unmodified and no related disclosure. तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था पिछले एग्जाम में जो 50 या 60 या 70% बच्चों ने गलत किया था, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गेव द करेक्ट आंसर। छोटी मोटी मिस्टेक्स अपने करी है, बट ऐसा नहीं है कि कोई तुम्हें पता ही नहीं था कि इसके आंसर क्या है। आई एम वेरी हैप्पी कि मोस्ट ऑफ यू गेव मी द करेक्ट आंसर। थोड़ी सी मिस्टेक है, बट यहीं पे गलती देखो क्या है, इसी से गड़बड़ क्या है। तुमने अगर यहाँ पे 3 चीजें हैं, तुमने एक भी गलत कर दी, यू विल गेट 0 मार्क। ये एक थोड़ा सा मुझे बुरा लगता है ऑडिट में कि तुम्हें नॉलेज है, एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से गड़बड़ होगी। यस रविंदर। सर ये जो नीचे आप पैरा दिखा रहे थे, इसमें ये लाइन लिखी हुई है कि ये मैटर जो लीगल क्लेम का है दैट इज मटेरियल बट यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए फंडामेंटल नहीं है। बट ये ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि जब हम मटेरियलिटी के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं वो मटेरियल है और वो फिर इम्पोर्टेंट भी नहीं है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन में देख रहा थोड़ा। हमने जो ये वाला पैराग्राफ पढ़ा था, यहां से क्वेश्चन जो था इसके अकॉर्डिंग ये फिगर मटेरियल है ना, इसके अकॉर्डिंग ये फिगर मटेरियल है। अगर हम इससे कंपेयर करें, हम कह सकते हैं कि हाँ ये मटेरियल है। अगर मैं देखूं 1 लाख डिवाइड बाय 160, तो इट इज 6%। तो मेरे लिए इस कैलकुलेशन से मटेरियल है, मेरे लिए तो ये भी सारी गलतियां हुई हैं। अब यहाँ पे कंपनी ने क्या बोला, देखो यहाँ पे तभी इस पैराग्राफ में क्या लिखा है कि सारी चीजें जो है कंपनी ऑलरेडी ठीक कर चुकी, सारी चीजें कंपनी ठीक कर चुकी हैं। जो भी चीजें, जो लीगल क्लेम था वो पॉसिबल है, प्रोबेबल नहीं है। लीगल क्लेम इज नॉट फंडामेंटल टू यूजर। इन्होंने जब ये लाइन हमें क्वेश्चन में केस में लिख के दे दी कि इट इज नॉट फंडामेंटल टू द यूजर, अगर ये ना लिखी होती then your answer would have been right. but जब यहाँ पे लिखा ही हुआ है स्पेसिफिकली कि लीगल क्लेम इज नॉट फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो हम इसको लिख के क्यों देंगे? हमें अपने केस के अकॉर्डिंग आंसर्स देने, ठीक है ना। ऊपर रवि तो तुम्हारी आवाज नहीं आ रही? ठीक है सर, ठीक है, अंडरस्टूड। ठीक है ना। ऊपर वाले में तो क्वेश्चन में तो ये बोला था कि डायरेक्टर ने सब कुछ ही मना कर दिया करने से। ये देखो डायरेक्टर, ये रहा फाइनेंस डायरेक्टर हैज रिफ्यूज्ड टू एडजस्ट द एडजस्टमेंट्स, उसने तो मना कर दिया, तो दैट इज डिफरेंट। इसमें स्पेसिफिकली बोला उसने सारी गलतियां ठीक कर दी, तो इसीलिए हम इसको बेस मान के अपने आंसर्स देंगे। यही एक छोटा सा चक्कर होता है, ऑलवेज रीड ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। चलो, तो ये हमारा सेक्शन ए था। सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन रिवील कभी नहीं करते हैं, 3 केस आते हैं, इन्होंने एक केस तुम्हें रिवील कर दिया। इफ यू वांट टू लुक एट प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस, तो तुम पिछली 4-5-6 एग्जामिनर रिपोर्ट निकाल के सेक्शन ए का एक एक क्वेश्चन कर सकते हो, जस्ट इफ यू हैव टाइम फॉर दैट। अदरवाइज तुमने स्टडी हब कर ही लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, हम बढ़ते हैं सेक्शन बी। देखो सेक्शन बी में मेरा फोकस एग्जामिनर रिपोर्ट में क्या है, वी आर नॉट गोइंग टू रीड द एंटायर क्वेश्चन। हमें देखना है कि हमसे क्या एक्सपेक्ट किया गया था, क्या हमें आंसर्स लिखने थे। जो आंसर्स हमारे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जैसे क्वेश्चन था एक्सप्लेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ दिस अंडर ISA 40 फॉर ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू फ्रॉड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये तो हमारे बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है, तो ये तो तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख सकते हो। देखो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, 1 mark was available for each well explained point, therefore candidate should have provided 4 well explained points. It is important to ensure that points are fully explained, as it was common to see candidates gaining only half mark rather than 1 mark. For example, simply stating auditor has to obtain reasonable assurance that financial statements are free from material misstatement is awarded half mark. To gain another half mark, the answer needs to add whether caused by fraud or error. कि auditor need to obtain reasonable assurance that financial statement are free from material misstatement whether caused by fraud or error. That means तुम्हारे को
बुक की वर्डिंग थोड़ी सी एक्स्ट्रा लर्न करनी पड़ेगी, शॉर्ट में इसको नहीं लिखना, पूरा प्रॉपर स्टेटमेंट यहां पे लिखनी है। दिस इज द रीजन वाई ऑडिट में हमारे स्टूडेंट्स के मार्क्स सिलेक्ट होते हैं, कि तुम्हें सिर्फ छोटी सी जो, तो यहां पे मैं कहूंगा ऐसे 4 मार्कर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तुम्हारे आए हुए हैं, उनको वर्ड टू वर्ड तुम सॉल्यूशन से लर्न कर लो, क्योंकि तुम्हारा भी एग्जाम आ रहा है तो तुम्हें पूरा पूरा आंसर वैसे लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब 16 मार्क का एक क्वेश्चन था, डिस्क्राइब 8 रिस्क एंड एक्सप्लेन द ऑडिटर रिस्पॉन्स टू ईच रिस्क इन प्लानिंग ऑडिट ऑफ पिमेंटो कंपनी। सो देयर वाज अ केस। अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क, जिसका आधा मार्क होता है, एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑडिट रिस्क, ये जिसमें एक्सप्लेनेशन में रिस्क क्या है और उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, एंड एन अप्रोप्रिएट ऑडिटर रिस्पॉन्स फॉर ईच रिस्क विद अ सिनारियो बेस्ड रिक्वायरमेंट सच एज दिस, गुड एग्जाम टेक्निक इज क्रिटिकल। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या लिखे है, ये तो स्टेप्स है हमारी, ये तो हमें पता है। अब यहां पे देखो, मैं स्टेप्स नहीं करा रहा तुम्हारे को, मैं इंपॉर्टेंट चीजें करा रहा हूं। Candidates often use copy and paste function when drafting answers for identification of the risk. However, care should be taken to ensure that risk is actually identified. Simply stating fact from scenario is not always same as identifying audit risk. अगर तुमने वो सिनारियो बुक से कॉपी पेस्ट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने रिस्क आइडेंटिफाई कर दिया, तुम्हें रिस्क को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और जो स्टेटमेंट में तुम्हें लग रहा है रिस्क है वो प्रॉपरली तुम्हें डालनी पड़ेगी यहाँ पे, कि इन्होंने इस चीज को ऐसे करा था, इट इज अ रिस्क क्योंकि ये चीज ऐसे है और इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इंपैक्ट पड़ता है, वो मैंने तुम्हें क्लास में भी डिस्कस करवाया था। फाइनेंशियल अकाउंटिंग नॉलेज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें ये देखना होता है कि किस पार्ट पे, प्रॉफिट में, रिसीवेबल्स में, एसेट में, पेबल्स में, कहां पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज रिक्वायर्ड टू एडिक्वेटली एक्सप्लेन ऑडिट रिस्क एंड प्रोवाइड ऑडिटर रिस्पॉन्स। स्टैंडर्ड नंबर नहीं, जस्ट एक्सप्लेनेशन, जैसे स्टैंडर्ड्स हमारे अकाउंटिंग के बेसिक रूल्स होते हैं। आगे, candidate should expect a range of topic areas within audited scenario, some of which may be more challenging than others. In this session, it was pleasing to see that candidates were able to confidently identify good cross section of the risk. However, there was a excuse me, guys. However, there was a significant minority of candidates who incorrectly identified as an audit risk that internal audit department only visits stores every 24 months. This is not a risk that auditor would concern with. कि ये एक रिस्क नहीं है कि इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट 24 महीनों में एक बार स्टोर विजिट करते हैं, दैट्स नॉट अ रिस्क, ऐसा कोई रिस्क हमने नहीं पढ़ा। Having identified the risk factor, the next step is to explain the risk. This is, candidate need to state the specific areas of financial statement impacted with an assertion, example cut off, valuation, etc., or reference to over under statement, or reference to inherent control or detection risk. This is most important, कि तुम्हारे को ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुम्हारे को ये भी बताना पड़ेगा कि या तो किस असर्शन में दिक्कत है, कि कट ऑफ में प्रॉब्लम आ सकती है, इससे वैल्यूएशन में प्रॉब्लम आ सकती है, या ओवर अंडर मिसस्टेटमेंट हुई है उस चीज में, या फिर इनहेरेंट कंट्रोल या डिटेक्शन रिस्क हो सकता है, जो मेजरली हमारा न्यू ऑडिट के केस में होता है, डिटेक्शन रिस्क। तो वो हमें इन तीनों में से कोई भी चीज क्लियरली बतानी पड़ेगी, कि या तो इससे हमारे इन्वेंट्री वैल्यूएशन में दिक्कत आएगी, या इन्वेंट्री ओवर स्टेट अंडर स्टेट हो सकता है, या इस चीज से कौन सा हमारा रिस्क आएगा, तीनों में से एक चीज हमें बतानी पड़ेगी। Misstatement will only be avoided if clear balance could be either over or understated. If balance is clearly the risk of understatement, then no credit would be awarded if candidate related to that risk balance could be misstated और ओवरस्टेटेड। अगर आंसर जो गलती हुई है उससे हमारी वो चीज अंडरस्टेट हुई है, तुमने अंडरस्टेट की जगह तुम्हें समझ नहीं आया, तुमने मिसस्टेटमेंट लिख दी कि मिसस्टेटमेंट है, यू विल नॉट बी अवॉर्डेड मार्क्स। तुम्हें क्लियरली बताना पड़ेगा कि वो अंडरस्टेट है इसकी वजह से, ना कि ओवरस्टेट है या मिसस्टेट है। अगर जो आंसर है, जैसे फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन गलत कैलकुलेट हुई है, रेट नहीं हमें पता, देयर इज अ डेप्रिसिएशन, जो पर्सन था जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता था वो छोड़ के चला गया, तो 3-4 महीने डेप्रिसिएशन नहीं हुई कैलकुलेशन, तो हो सकता है डेप्रिसिएशन ज्यादा हो कैलकुलेट हो गई हो सकता है डेप्रिसिएशन कम हो, वहां भी स्टेटमेंट चलेगी। लेकिन जहां तुम्हें क्लियर आंसर पता है कि इन्वेंट्री की जो एनआरवी थी वो कम थी, कॉस्ट ज्यादा थी, लेकिन इन्वेंट्री इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, एनआरवी कम थी, तो इन्वेंट्री वाज ओवरस्टेटेड एंड प्रॉफिट वाज आल्सो ओवरस्टेटेड, ये क्लियर तुम्हें बताना पड़ेगा। चलो, ये और हमारा रिस्क का तो हो गया, अब आता है इसका रिस्पॉन्स। ये इन्होंने छोटे छोटे बताए हुए हैं, मैं तुम्हारे साथ ये शेयर कर दूंगा आफ्टर दिस। सर जो आईएसए है उसका नंबर स्टेट किया होता तो नहीं, उसका नंबर लिखने की जरूरत नहीं है पब्लिक,
ठीक है, यू नीड टू राइट द नंबर्स। देखो यहाँ पे इन्होंने केस से स्पेसिफिक बताया हुआ, बट दिस इज बैड कि उन्होंने यहाँ पूरा क्वेश्चन नहीं बताया हुआ। क्वेश्चन हमें प्रीवियस उसमें से देखना पड़ेगा, सीबी में से। दे शुड हैव मेंशन क्वेश्चन हियर एज वेल। सो जैसे इन्होंने बताया हुआ है, फॉर रिस्क रिलेटिंग टू इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी many candidates incorrectly focused on how inventory should be valued at lower of cost or NRV rather than on whether methodology was a close approximation to cost as was permitted in IAS2 of inventories। तो एक केस से पता चलेगा, ये हम इस पे नहीं जज कर सकते। In this session, some candidates struggle to produce valid auditor responses for risk relating to loss on disposal। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, जैसे loss on disposal हुआ है, candidates focus on whether the asset disposed of had been removed from current asset register। उसमें बोला था कि एसेट देयर इज अ लॉस ऑन डिस्पोजल, तो बहुत सारे बच्चों ने रिस्पॉन्स ये दे दिया कि लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ है, तो हमें ये चेक करना है कि वो एसेट बुक्स में से डिलीट हो गया कि नहीं हो गया, रादर देन ऑन वेदर द लॉस वाज एज अ रिजल्ट ऑफ इनएप्रोप्रिएट डेप्रिसिएशन पॉलिसी। ये इस बहुत ज्यादा जरूरी पॉइंट है। बहुत सारे बच्चों ने ये इसमें क्या कर दिया कि देखा कि लॉस ऑन डिस्पोजल है, तो हमारा रिप्लाई ये दे दिया कि लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ है, तो हम इसमें ये एक रिस्क है हमारे लिए कि रिस्क यहाँ पे ये है कि हो सकता है ये एसेट डिलीट ना किया हो बुक्स में से, एसेट सेल हो गया, बुक्स में से डिलीट ना करा हो, वो चेक करेंगे। इट कैन बी थर्ड और फोर्थ आंसर, बट पहला आंसर ये होगा कि लॉस क्लियरली कैलकुलेट हुआ कि नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं है कि डेप्रिसिएशन गलत कैलकुलेट करी थी जिसकी वजह से गलत लॉस निकल गया। तो रीचेक डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट ऑन द डेट ऑफ सेल टू आइडेंटिफाई वेदर दिस लॉस इज कैलकुलेटेड करेक्टली और नॉट। ये हमारा रिस्पॉन्स यहाँ पे होना चाहिए। चलो इसमें तो कुछ खास नहीं है, आगे। अब यहाँ पे एक और पॉइंट, कैंडिडेट्स ऑफन सजेस्ट इंक्रीज प्रोफेशनल स्केप्टिज्म फॉर अ होल रेंज ऑफ ऑडिट रिस्क एंड व्हाइल वैलिड इट इज नॉट अ सूटेबल आंसर फॉर 1 मार्क। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि अगर हमारे को कुछ आंसर नहीं मिल रहा, इंक्रीज प्रोफेशनल स्केप्टिज्म डाल दो या डिस्कस विद मैनेजमेंट डाल दो। मैंने कितनी बार बोला है कि डिस्कस विद मैनेजमेंट या ये डाल दो, इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। दीज आर कॉमन पॉइंट्स। इसका तुम्हारे को हाफ मार्क मिल सकता है, वो भी तब के जब तुमने पहला पॉइंट वैलिड लिखा हो। अगर तुम सोचो रिस्पॉन्स नहीं समझ आ रहा, मैं ये लिखाता हूं इंक्रीज प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, आधा मार्क तो मिल जाएगा, एसीसीए मार्क्स नहीं देने वाला, बिकॉज दीज आर कॉमन रिस्पॉन्सेज जो सभी में आते हैं। तो एसीसीए कहते हैं जब तुम्हें स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ही नहीं पता, तो ऐसा नहीं है कॉमन रिस्पॉन्स लिख के तुम फ्री के मार्क्स ले जाओ, तो एसीसीए में ऐसे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये चीज याद रखना। बाकी इन डेप्थ तुम केस, जो तुम्हारा केस स्टडी थी वो पढ़ के तुम इसको एक बार पढ़ सकते हो, तुम्हें और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैंने वैसे तुम्हें बोला ही था कि पास्ट ईयर के सारे क्वेश्चंस पढ़ लो। सो गुड सिनारियो बेस्ड ऑडिट रिस्क क्वेश्चन टू प्रैक्टिस फ्रॉम पब्लिश सैंपल एग्जाम्स आर दिस। वो मैं तुम्हें बताइए कि पास्ट ईयर के अगर तुम 3 से 4 अटेम्प्ट के सीबी मॉक्स कर लो, दैट इज सफिशिएंट। अब बात आती है हमारे सब्सटैंसिव प्रोसीजर की, इसको भी पढ़ते हैं। सब्सटैंसिव प्रोसीजर में हमें सबको लगता है कि हमें मार्क्स पूरे मिलते हैं। यहां देखते हैं एसीसीए की क्या अंडरस्टैंडिंग है। 1 mark is available for each well-described substantive procedure. Therefore, candidates should aim to produce 4 tests। अच्छा, इसमें 4 mark का था, 4 tests बताने थे। Many candidates fail to score well in this type of requirement। Clear बता दिया कि many candidates fail to score marks in this requirement because they produce their procedures are vague and too brief। Test must be sufficiently detailed, noting clearly which source document should be used and the evidence it will provide। Candidates must ensure that they can distinguish between a substantive procedure and a test of control, as many candidates lose mark by giving test of control when it is required to provide substantive procedure। ये तो बहुत बार मैं तुम्हें बता चुका हूं कि कंट्रोल मतलब कंट्रोल का तरीका चेक करना, प्रोसीजर मतलब एविडेंस चेक करना कि ये सही हुआ है कि नहीं हुआ। When tackling a substantive procedure question on unfamiliar balances, ये कुछ unfamiliar balances होंगे, it is important to consider first principles। Is the balance asset or liability? Is the balance asset or liability? सुको इसमें बस ये थोड़ा केस के बारे में बताया हुआ है कि when tackling the substantive procedure question on unfamiliar balances, it is important to consider the first principles।
Is the balance an asset or liability? Is the accounting treatment governed by accounting standard? A receivable will be due to be received post year end, and therefore this can be tested. The discount from a supplier and is determined by volume of goods purchased in the year. ये basically जैसे मैंने बताया था तुम्हारे को लास्ट आई थिंक लास्ट टू लास्ट क्लास में कि सब्सटेंसिव प्रोसीजर करते हुए हमें केस जरूर पढ़ना है और वहीं से प्रोसीजर बनाना है, ये भी वही चीज बता रहे हैं। ये देखो, candidates who focused on recalculating the trade discount receivable and agreeing to the trial balance, analytical review of receivable to prior year budget agreeing, चलो ये भी बता दिया। ये देखो, when generating substantive procedure, it is important to ensure that tests have sufficient detailed and are clear. For example, agreeing the payment of discount post year end without specifying what payment is being agreed to will not gain available 1 mark. अगर तुम इतना लिख लो agreeing to the payment of discount from last year, you will not get 1 mark. It is important to stress that the source document is post year end bank statement or bank ledger. कि agreeing to the payment of discount post year end from bank statement to assess कि वो payment हमें आई है कि नहीं आई, ऐसे हमें इसके आंसर्स लिखने होते हैं। In this session, a significant proportion of candidates, मतलब काफी सारे बच्चों ने incorrectly provided trade receivable procedures such as reviewing receivable allowances. The requirement was for trade discount receivable, but it seems that candidate ignores the word discount. Take the time to read the question requirement and carefully spend thinking about what needed prior to producing the answer. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन गाइस यहाँ पे सब्सटेंसिव प्रोसीजर की है। ये एक सब्सटेंसिव प्रोसीजर का मतलब ये नहीं है कि तुमने क्वेश्चन पढ़ लिया कि सब्सटेंसिव प्रोसीजर इन्वेंट्री के देने, केस पढ़ा नहीं, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अपनी तरफ से जनरल प्रोसीजर बना दिए, यू विल नॉट बी एबल टू गेन मार्क इन दैट। तभी ऑडिट में बच्चों के सबसे कम मार्क्स आते हैं। तो तुम्हारे को उस प्रोसीजर के बारे में पहले केस पढ़ना पड़ेगा कि केस में क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द प्रोसीजर और व्हाट इज द सिनारियो, क्या हुआ है, जैसे हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में करा था, और उससे हमें समझना पड़ेगा कि क्या क्या प्रोसीजर बन सकते हैं, क्या मिस्टेक्स हैं, क्या इश्यूज हैं, उन इश्यूज के लिए प्रोसीजर्स हमें बताने हैं। तो ये मत सोचना कि अगर क्वेश्चन में इन्होंने तुम्हें कोई असर्शन नहीं दी कि वैल्यूएशन या करेक्ट कंप्लीटनेस या एग्जिस्टेंस, तो असर्शन नहीं लगेगी, असर्शन इनडायरेक्टली तुम्हारी केस से लग जाएगी। केस में कहीं ना कहीं यहाँ पे लिखा होगा कि इसमें हमने इन्वेंट्री को ठीक से कैलकुलेट नहीं करा, तो ये वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं। तो हमेशा असर्शन कहीं ना कहीं गिवन होगी, चाहे केस में गिवन हो, चाहे क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड हो, बट केस हमें जरूर पढ़ना है सोच के कि ये चीज में प्रॉब्लम आ रही है और उसी के रिगार्डिंग हमें प्रोसीजर्स देने हैं। जनरल प्रोसीजर्स देंगे तो कोई मार्क हमें नहीं मिलेगा, और जितने प्रोसीजर्स पूछे गए हैं उतने ही हमें बताने हैं, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं बताने। 4 पूछे गए हैं तो हम 4 ही बताएंगे, 5 नहीं बताएंगे, ये यहां पे याद रखना। अब यहाँ पे चलो, ये तो सिंपल सी बात है, इसमें तो कुछ नहीं है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है हमारे। ये भी एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ खास नहीं है इसमें। डेफिशिएंसीज एंड कंट्रोल रिकमेंडेशन मार्क्स, अच्छा इसमें क्या लिखे है, ये इन्होंने केस बता दिया। ये देखो, अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें बताया गया है, क्या? हैविंग आइडेंटिफाइड डेफिशिएंसीज, candidates are required to explain the implication of that deficiency into the business. The explanation need to be specific to each deficiency and not general, like this will result in fraud or error. अगर कोई भी डेफिशिएंसी तुम्हें पता चली है सिस्टम के अंदर जो इंटरनल कंट्रोल है, तो हर चीज का हमारा रिप्लाई नहीं होगा दिस विल क्रिएट फ्रॉड और दिस विल रिजल्ट इन फ्रॉड और एरर, नहीं। हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा विच यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज। ऐसा नहीं है कि वर्ड टू वर्ड बुक से लिखना है, तुम अपनी लैंग्वेज में बता सकते हो, बट यू हैव टू बी क्रिस्टल क्लियर। तो कोशिश ये करना अपने जो आंसर्स हैं थोड़े से बड़े दो, थोड़े से एक्सप्लेन करके दो, ये चीज कि तुम एक ऑडिटर हो और तुम अपने एग्जामिनर को जो तुम्हारे एग्जाम चेक कर रहा है उसको समझा रहे हो कि ये चीज हुई है, ये गलती हुई है, इससे क्लियर कट ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये अपने माइंड में रखना कि उस पर्सन को, वो तुम्हारा क्लाइंट है जो तुम्हारा एग्जाम चेक कर रहा है,
वो उसने तुम्हें सिनारियो दिया है, तो तुम कैसे बताओगे इसमें क्या इश्यूज है? अगर तुम लिख दोगे रिजल्ट इन फ्रॉड और एरर, वो पूछेगा कौन सा फ्रॉड और एरर, क्या इसमें फ्रॉड हो सकता है, इसमें गलती होगी, क्या गलती होगी? तो वो तुम्हें क्या, कहीं पे भी ब्लैंक नहीं छोड़ना, क्या शुड ऑलवेज बी क्लियर, इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा, इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा, इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा, ये जरूर बताना। ये तो चलो इन्होंने बोला हुआ है, कुछ बच्चों ने डेफिशिएंसी गलत करी है, वो तो सारे कर लेते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सम कैंडिडेट्स इनकरेक्टली, ये एमेच्योर बच्चे होते हैं काफी। सम कैंडिडेट्स इनकरेक्टली प्रोवाइड टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड इवन सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स रादर देन कंट्रोल रिकमेंडेशन। कंट्रोल रिकमेंडेशन का मतलब होता है कि इस कंट्रोल को कैसे ठीक कर सकते हैं हम, ये तरीका, ये सिस्टम कैसे ठीक किया जा सकता है, ना कि हमें सब्सटेंसिव प्रोसीजर देने। तो ये एक डिफरेंस सारे बच्चों ने याद रखना है कि हमारा जो कंट्रोल है वो चैप्टर अलग है, रिस्क और सब्सटेंसिव प्रोसीजर अलग है। रिस्क के रिस्पॉन्स में हम सब्सटेंसिव प्रोसीजर लिख सकते हैं, लेकिन कंट्रोल के अंदर कोई भी सब्सटेंसिव प्रोसीजर हमें नहीं लिखना, वहां पे कंट्रोल के बारे में हम बताएंगे। इसमें आगे क्या है, डिस्क्राइब सब्सटेंसिव प्रोसीजर, ये भी सब्सटेंसिव प्रोसीजर है, इसका हमने पढ़ लिया पॉइंट। सब्सटेंसिव प्रोसीजर ये भी हम देख चुके हैं, सेम ही पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। Audit procedures, the auditor should perform in assessing whether or not Everest is going concern or not, ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है जो थ्योरी का क्वेश्चन है। Discuss the issue and describe impact on auditor report of adequate and inadequate going concern disclosure, ठीक है, ये भी ऐसा कुछ खास नहीं है, रीडिंग से हो जाएगा बस, इसमें देखो और कुछ खास नहीं है गाइस। सो ये जो क्वेश्चन थे दीज वर कॉमन क्वेश्चन, तुम जब सेक्शन बी के क्वेश्चंस करोगे, मैंने बताया वहां पे ये क्वेश्चंस वहां से तुम रीड कर सकते हो। मेन जो हमारा मुद्दा है वो है कंट्रोल, रिस्क और सब्सटेंसिव प्रोसीजर के रिप्लाईज, अपने आंसर्स देने का। तो यहाँ पे इन्होंने इतनी सारी चीजें हमें क्लियरली बता दी कि रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करके कैसे लिखना है, कंट्रोल्स हमें स्पेसिफिकली केस के रिगार्डिंग ही बताने, जनरल कंट्रोल्स तुम लिखाओगे, बच्चे बोलते हैं कि सर हम पूरा पेपर कर आए, सारा पेपर हम करके आए, फिर भी मार्क्स नहीं आए। वन ऑफ द रीजन इज दिस कि करके तो पूरा आए हो, बट वैलिड करा है कि नहीं करा। हर एक में तुमने लिख दिया, जैसे प्रोसीजर में ये था कि डिस्कस विद मैनेजमेंट, डिस्कस विद मैनेजमेंट, मार्क ही नहीं मिलेगा। प्रोसीजर में तुमने केस के बिना जनरल प्रोसीजर लिख दिए, करे लिखे पूरे सही है, बट वो रिलेट ही नहीं करते क्वेश्चन से। क्वेश्चन में वैल्यूएशन पूछी गई है, क्वेश्चन के अंदर इनडायरेक्टली कि इन्वेंट्री सही रिकॉर्ड हुई है कि नहीं हुई, तुमने लिख दिया इन्वेंट्री डिस्क्लोजर, तुमने लिख दिया पिछले साल से इस साल की इन्वेंट्री कैलकुलेट करो, तुमने लिख दिया इन्वेंट्री को फिजिकली वेरीफाई करो। इन्वेंट्री वैल्यूएशन की बात हो रही है कि कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लेस, तो तुम इन चीजों में चलेगी, एग्जिस्टेंस इन्वेंट्री है कि नहीं, फिजिकल इन्वेंट्री जितनी है बुक्स में रिकॉर्ड हुई है कि नहीं हुई। तो वो आंसर्स हमारे फोर्थ फिफ्थ पॉइंट बन सकते हैं, बट पहले तीन चार पॉइंट तो रेगुलर जो केस से रिलेट होते हैं वही होने चाहिए। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट योर पेपर गाइस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुमने, आई एम वेरी हैप्पी कि फर्स्ट केस में, फर्स्ट जो सिनारियो था, जो फर्स्ट हमने सेक्शन ए का क्वेश्चन दिया था, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेव राइट आंसर, एक छोटी मोटी मिस्टेक बस की है बच्चों ने। यू शुड फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि यू आर एट अ वेरी गुड स्टेज नाउ, ठीक है ना। तो जैसे आज है हमारी 23rd, तुम्हारा एग्जाम है फर्स्ट को, तो तुम्हारे पास दिन कितने रह गए आज, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, बस 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन रह गए हैं तुम्हारे ACCA F8 के फाइनल एग्जाम को, जिसमें से तुम्हें लास्ट के 3 दिन जो है वो तो रीडिंग के लिए रखने ही रखने हैं। ये तो दिन रीडिंग के लिए रखने ही रखने हैं, दैट मीन्स यू आर लेफ्ट विद 1 2 3 4 5 डेज। इन 5 डेज में से 3 दिन तुम्हारे को, या 3 या तो 2 दिन तुम्हारे को रखने हैं मॉक प्रैक्टिस के लिए, जो तुम मॉक प्रैक्टिस करोगे और मुझसे चेक करवाओगे अपने मॉक्स। सो दैट मीन्स अभी भी यू हैव 3 डेज जहां पे तुम पास्ट पेपर के CBE से क्वेश्चंस जितने हैं, पिछले 3-4 अटेम्प्ट के जितने भी तुम्हारे पास क्वेश्चंस हैं पास्ट ईयर के, वो सारे एक बार सॉल्व करो कंप्यूटर के अंदर, और सॉल्व करने के बाद सेल्फ चेक करो और बताओ सर 25 to 28 बताया है मॉक का आपने, कोई बात नहीं, देखो 25 to 28 मैंने बताया, तो तुम 4 दिन मॉक के रख लो, अगर तुम्हारा CBE हो चुका है तो तुम अभी मॉक कर लो। मैं बेसिकली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों का मेरे को मैसेज आया था कि वी आर गोइंग बिट लेट, अभी हमने मॉक प्रैक्टिस नहीं करे, CBE प्रैक्टिस सारी नहीं करी, उनके लिए मैं बता रहा हूँ यू कैन कीप इट 3 days फॉर मॉक, तुम ये 3 दिन मॉक के लिए कर सकते हो।
और ऑडिट का तुम्हारा जो पास्ट ईयर का सीबीई मॉक है वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आई वांट यू टू डू इट, बिकॉज क्योंकि ये तुम्हारा ऐसा तो है नहीं, तुम्हारा जो ये सीबीई मॉक है, इट्स नॉट के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तुम्हारे यहाँ पे आएंगे जिसका कॉन्सेप्ट तुम्हें मुझसे जानना है। दीज आर थोरेटिकल क्वेश्चंस कि अगर मान लो तुमने कोई प्रोसीजर देखा या रिस्क रिस्पॉन्स देखा, तो तुम वो रिस्क रिस्पॉन्स सॉल्यूशन से पढ़ो कि हाँ अच्छा ये केस था, इसका ये सॉल्यूशन है, तो वो सॉल्यूशन तुम्हें एग्जाम डेट तक याद रहेगा। और वो तुम पढ़ोगे 28 को, जो तुम्हारा पास्ट ईयर का सीबीई मॉक है वो तुमने 28 को अच्छे से रीड करना है, सॉल्व नहीं करना, अच्छे से रीड करना, पूरा क्वेश्चन रीड करना है। सेक्शन ए ट्राई कर सकते हो सॉल्व करने के लिए, बी क्वेश्चन पढ़ा साथ ही उसका आंसर रीड करा, ये तुम्हें जरूर करना है सीबी मॉक के लिए, सो दैट वो आंसर्स तुम्हारे को एग्जाम के लिए काफी हद तक याद रहे। ये थोड़ा बहुत एग्जाम के लिए हमें रट्टाफिकेशन करनी पड़ती है गाइस, ये दीज आर टेक्निक्स टू क्लियर एग्जाम। लॉजिकल बातें लॉजिकली पूरी जिंदगी चलती हैं, बट लॉजिक से कॉन्सेप्ट से हमेशा एग्जाम नहीं दिए जाते। एग्जाम के लिए हमें थोड़ा सा अपना माइंड जो है और स्ट्रांग बनाना पड़ता है कि हमें कुछ रट्टाफिकेशन करनी पड़ेगी। तो तुम इस दिन 28 को जो मॉक है तुम्हारा सी प्री मॉक जो सितंबर वाला, वो वर्ड टू वर्ड रीड कर लेना, सो दैट एग्जाम में अगर वो मॉक में से 1 2 3 क्वेश्चन आ गए तो तुम्हें वैसे ही याद हो, अच्छा ये तो हमने सॉल्यूशन पढ़ा ही था, सीधा सीधा लिख दोगे तुम, एंड यू विल गेट फुल मार्क्स इन दैट। बाकी तुम चाहो तो 25 टू 27 तक अपने मॉक स्टार्ट कर सकते हो, और मॉक्स जैसे ही तुम करोगे मुझे ग्रुप में मैसेज डाल देना कि सर आई हैव कंप्लीटेड द मॉक एंड लॉगिन क्रेडेंशियल्स आर प्रोवाइडेड टू यू ऑन माय डीएम, और डीएम में मेरे को लॉगिन क्रेडेंशियल्स भेज देना। मैंने नेक्स्ट वीक जो अपकमिंग वीक है मंडे से लेके पूरा तुम्हारे एग्जाम किट के लिए ही समर्पित है, मेरा पूरे मॉक्स के लिए ही समर्पित है। 25 से लेकर 30 पूरा हफ्ता मैंने सिर्फ तुम्हारे मॉक्स ही तुमसे जो तुम करोगे चेक करके बताने हैं, एंड मैं बहुत हार्ड चेकिंग करूंगा। मॉक तुम्हें तीनों करने हैं, देर आर एक है प्रैक्टिस मॉक 1, प्रैक्टिस मॉक 2, और एक है तुम्हारा सीबी मॉक प्री मॉक। प्रैक्टिस मॉक 1 प्रैक्टिस मॉक 2 ये दोनों करके मुझसे चेक करा लो, ये वो है जो तुम्हें रीड करना है। 3 मॉक्स तुम्हारी एसीसी की साइड पे ये करने हैं तुम, 2 तुम सॉल्व करोगे मुझसे, दोनों चेक कराओगे। सर हैव नॉट कंप्लीटेड स्टडी हब येट बिकॉज ओके, देखो अभी फिर यही मैं कह सकता हूँ कि वी यू आर लेफ्ट विथ आज का दिन 23 24 25, 3 दिन लगा लो अपने, और 3 दिन में स्टडी हब और सीबी मॉक साथ साथ कर लो, कि दिन का आधा टाइम लगाओ सीबी में, एक मॉक लगा लो कि मुझे पिछले 4 5 अटेम्प्ट का एक मॉक आज करना है, और स्टडी हब में 3 4 चैप्टर्स के क्वेश्चंस करने हैं, तो 6 से 8 घंटे अपने मान के चलो। लेकिन एक आधा टाइम स्टडी हब का, आधा टाइम सीबी का, 3 दिन के लिए ये कर लो, उसके बाद फिर मॉक प्रैक्टिस कर लेना अर्पिता। सर मैंने मतलब अभी जो मॉक्स किया, मैंने मॉक्स नहीं सॉरी, आई मीन जो क्वेश्चंस किए थे अभी बीबीबी की बुक से, तो मैंने मतलब वो लोग लिख के देते हैं ना कि मतलब ये पिछले एग्जाम में आया था करके। तो मोस्टली जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल की जितने भी मतलब क्वेश्चंस दिए हैं, सबके अंदर कॉमन पॉइंट्स बहुत ज्यादा है, मतलब खाली एक ऐसा पॉइंट होता है जो मतलब अलग होता है बाकी क्वेश्चन से। तो अच्छा लर्न कर लो फिर वो, तो बहुत अच्छी बात है। अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल में तुम्हें लगता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल या रिस्क में कॉमन पॉइंट्स हैं, तो वो कॉमन पॉइंट्स लर्न कर लो। बट एग्जाम के लिए एक्सपेक्ट मत करना कि सेम पॉइंट्स आएंगे, बट यू कैन लर्न कि ये आता है इसका ये रिस्पॉन्स है, ये आता है इसका रिस्पॉन्स है। हाँ, प्री मॉक यू डोंट हैव टू सॉल्व अभी, प्री मॉक तुम्हें रीड करना है 28 को, 28 को तुम्हारे को प्री मॉक पूरा रीड करना है। उससे पहले प्रैक्टिस 1 और प्रैक्टिस 2 सॉल्व करने हैं खुद पूरे, और करके मुझे तुम अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड दोगे, मैं चेक करके बताऊंगा तुम्हारे कि कितने मार्क्स तुम्हारे इस मॉक में आए। चलो गाइस, तो टाइम तुम सबके पास कम है, फटाफट से पढ़ना शुरू कर दो। यस अरिंदम, आई थिंक तुमने मुझसे पूछा भी था, एक डाउट है मेरा। सर मैं बोल रहा था कि मेरा भी अभी एक एक दो क्विज बाकी है, मतलब प्रैक्टिस क्विज। और कर मैं लो फिर, अभी सभी कर लो। एक बाकी होगा, और मैं प्रैक्टिस मॉक भी मैं नहीं किया था, मतलब प्रैक्टिस प्रैक्टिस क्वेश्चन जो सीबी सीबी प्रैक्टिस पेपर्स नहीं करे तुमने, अभी कर अभी लो तक। फिर, अभी 3 दिन है, कर लो। तो कितना कितना क्वेश्चंस करेंगे सर, जैसे कि? एक एक पूरा मॉक कर लो, उसमें 60 मार्क का आएगा, 16 70 मार्क का। जैसे उसमें 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन इस दिन कर लिए, 3 यहाँ 3 यहाँ पे, और इसमें तुम्हें 3 घंटे लगेंगे, 2.5 घंटे 2 2.5 घंटे। तीन, अब स्टार्टिंग में 3 लग सकते हैं, फिर 2 2.5 लगेंगे, और उसके साथ जो बाकी टाइम है उसमें अपना जो स्टडी हब के पेंडिंग क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लो। सर एक एक मेरे को डाउट है सर, जैसे कि एक क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग रिस्क का कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग जनरल टाइम कितना ले सकते हैं सर? देखो इनिशियली जब प्रैक्टिस करने से पहले, अगर जैसे तुमने प्रैक्टिस ही नहीं अभी करा,
तो टाइम तो देखो ज्यादा लगेगा, वरना सिंपल लॉजिक होता है फॉर एवरी मार्क यू हैव 2 मिनट। सेक्शन बी के लिए फॉर एवरी मार्क यू हैव 2 मिनट्स। 20 मार्क का है तो 40 मिनट्स, 30 मार्क का है तो 60 मिनट्स, 16 मार्क का है तो 32 मिनट्स। दिस इज जनरल प्रैक्टिस जो तुम्हें फॉलो करनी है। सेक्शन ए तुम्हें कोच भी करके आधे घंटे में कंप्लीट करना है और हो जाता है। सेक्शन ए आधे घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगता, सेक्शन ए बिल्कुल मैक्सिमम हाफ एन आवर का होता है। बी में हर मार्क के लिए 2 मिनट्स, ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो। ठीक है सर। और सर मैं बोल रहा हूँ सीबी जो प्री मॉक है उसका आप वीडियो इस बार अपलोड नहीं कर रहे हैं, हम लोग खुद से देखना पड़ेगा वो। हाँ, वो मैं एक्चुअली क्या हुआ था मैं तुम्हें बताता हूँ। पिछली बार जब पेपर था ना, तो कुछ बच्चों ने मेरे को बताया था कि सीबी प्री मॉक से 20% क्वेश्चन सेम आए थे। हाँ तो चक्कर क्या था कि जब मैं तुम्हारे को क्वेश्चन वो सॉल्व कराता हूँ तो यू डोंट लर्न इट, यू अंडरस्टैंड इट। तुम समझते हो वो क्वेश्चन। तो एग्जाम में हुआ क्या था, मुझे कुछ बच्चों ने बताया था कि सर आपने क्वेश्चन कराया कि सर आप बहुत एक्स्ट्रा हमें करा देते हो। तो हुआ ये था कि आपने वो क्वेश्चन हमें करा दिया, हमें सारे क्वेश्चन पता थे, बट वो वर्ड टू वर्ड लिखने में हमें दिक्कत आई क्योंकि हमने उस मॉक का सॉल्यूशन ही नहीं पढ़ा था। हमने आपका सॉल्यूशन देखा, समझा आपने कैसे लिखा है, जैसे मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम्हें मेरे सॉल्यूशन वर्ड टू वर्ड नहीं याद होंगे, लेकिन तुम समझोगे कि मैंने वो सॉल्यूशन कैसे लिखे हैं। बट वेन यू रीड फ्रॉम बुक, तो वो सॉल्यूशन तुम्हें काफी हद तक याद रहेगा। तो अगर गलती से तुम्हारे को मतलब अगर इफ यू आर लकी इनफ के 10, 15, 20% अगर सीबी मॉक से आ गया और तुम वो मॉक वर्ड टू वर्ड पढ़ते हो, तो यू विल बी एबल टू राइट योर आंसर्स इन एग्जाम। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू टू रीड इट। ओके सर। ठीक है ना? चलो फटाफट से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दो। कोशिश करना छोटे छोटे डाउट सब जो है वो पूछने बंद कर दो मुझसे भी और आपस में भी। अब सीधा बड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे आ जाओ। सीबी मॉक्स वगैरह जो मैं तुम्हें बताया था वो प्रैक्टिस करो। छोटे छोटे क्वेश्चंस पे अब मत जाओ। सीबी मॉक पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। उसमें कोई पॉइंट समझ नहीं आता, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द ग्रुप। एंड उसके बाद जो तुम्हें मैंने डेट्स बताई है, जब भी कोई स्टूडेंट कोई मॉक अटेम्प्ट करता है, प्रैक्टिस पेपर अटेम्प्ट करता है, डोंट डू प्रैक्टिस पेपर मजे में कि चलो एक करके देखते हैं क्या होगा। वो चीज मत करना गाइस प्लीज, क्योंकि करके देखने में करोगे 30 मार्क्स आएंगे, डिमोटिवेट हो जाओगे, एक रह जाएगा प्रैक्टिस के लिए फिर। तो बेटर है मॉक दो, अच्छे से तसल्ली से दो। सेक्शन बी की प्रैक्टिस तुम्हारी वैसी पास पेपर से हो जाएगी, तो वो तो वैसे ही इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो चुके हैं। बचा 15 तो क्वेश्चंस आते हैं 5 2 मार्क्स के, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये पेपर्स बहुत अच्छे से दिल पे हाथ रख के देने कि मैं एग्जामिनेशन का पेपर दे रहा हूँ पूरे 3 घंटे में कर। ये करने के बाद फिर मैं चेक करके तुम्हें बताऊंगा तुम्हारे कितने मार्क्स हैं। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस क्लास। नेक्स्ट वीक में मैं तुम्हारी आई टेक अ क्लास ऑफ योर्स अराउंड 28 या 29 के आसपास मैं एक क्लास लूंगा, जहां पे मैं एग्जाम के लिए तुम्हारी एक फाइनल प्लानिंग, एक मोटिवेशन क्लास तुम सबकी मैं करूँ। चलो बाय गाइस, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय।